मेरी भाभी के हर दफा जुड़वा बच्चे होते और भाभी चौथी दफा फिर हामला थी। भाभी की अम्मी कहती इस दफा भी जुड़वा बच्चे होंगे। हैरत की बात ये थी कि भाभी की अम्मी एक औरत को लेकर आती और किसी को अंदर नहीं जाने देती थी जब तक जन्म ना हो जाता। इस दफा मैं अंदर छुप गई। फिर जो मंजर मैंने देखा तो डर की मारी मैं उधर ही बेहोश हो गई, क्योंकि वहां तो मेरी भाभी इस दुनिया की सबसे हसीन औरत थी और हमारे घर की 7वीं भाभी थी, यानी मेरी सबसे छोटी भाभी। मेरे घर में पहले से 6 भाई और उनकी बीवियां थीं। लेकिन हमारे घर में न जाने क्या मसला था, या किसी ने हम पर जादू कराया था कि हमारे भाइयों की औलाद ही ना होती थी। मेरे 5 भाइयों के यहाँ कोई औलाद नहीं थी। एक भाभी के यहाँ औलाद पैदा हुई, लेकिन वो भी बेटी, और उसके साथ भी यही मसला था कि वो नॉर्मल नहीं थी। लेकिन मेरी ये छोटी भाभी तो जब से आई थी ये 1 साल में 2 बच्चे पैदा कर रही थी, क्योंकि हमेशा उनके यहाँ जुड़वा बच्चे ही होते थे। इस दफा भी डॉक्टर ने यही कहा था कि उनके यहाँ जुड़वा बच्चे होने वाले हैं, यानी 2-3 साल के अंदर 6 बच्चों की माँ बन जाने वाली थी। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी कि जब डिलीवरी का वक्त आता तो उनकी अम्मी उनके पास मौजूद होती। उसके अलावा किसी डॉक्टर या दाई को, यहाँ तक कि मेरी अम्मी को और हमारे घर की किसी भी औरत को पास खड़े होने नहीं देती थी। लेकिन मुझे इस हरकत पर शक पड़ गया था और मैंने सोच लिया कि मैं ये जान कर रहूंगी कि अंदर क्या होता है। इसलिए जब डिलीवरी का वक्त आया तो मैं उस कमरे में छुप गई। लेकिन फिर वहां जो हुआ वो देखकर मेरे होश उड़ गए और मैं बेहोश हो गई। पूरे 1 हफ्ते तक रोती रही और ये बात सारे घर वालों को बताई कि दरअसल मेरी छोटी भाभी ने उस कमरे के अंदर एक नहीं बल्कि मेरी अम्मी सारा दिन यही कहती रहती थी कि मैं 7 जवान बच्चों की माँ हूँ, लेकिन अभी तक पोते पोतियों की शक्ल देखने के लिए तड़प रही हूँ, क्योंकि मेरे 6 भाइयों के यहाँ औलाद नहीं थी। उनकी बीवियों में भी कोई मसला नहीं था और वो कहते थे कि हमारे अंदर भी कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी उनके यहाँ औलाद नहीं हो रही थी। मेरी माँ कहती थी कि मुझ पर किसी ने जादू करवा दिया है, मेरे खानदान की खुशियां छिन गई हैं। मेरी भाभी परेशान रहती, घर में कोई भी मसला हो जाता है तो बात यही आके खत्म होती कि मेरे घर की बहू मनहूस है, उनकी वजह से ही ये सब हो रहा है। मेरी माँ सारों को बातें सुनाती, सभी चुपचाप बातें सुनती थी। लेकिन हम लोग बहुत अमीर थे, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मेरी भाभी अच्छे कपड़े पहनती थी, अच्छा खाना खाती थी, आराम से रहती थी। उनके कमरों में AC लगे हुए थे, अच्छे माहौल में रहती थी, गाड़ियों में आना जाना, शॉपिंग करना, सब कुछ था। उन पर कोई बात नहीं करता था, घर के काम भी नहीं करती थी। इस घर में 3 से 4 नौकर थे। अब मेरे छोटे भाई की बारी थी, जिसकी हमने शादी करनी थी। मेरी अम्मी का कहना है कि लड़की तो आ जाएगी लेकिन औलाद नसीब नहीं होगी। मेरे बाबा का कहना था कि इस तरह की बातें ना करो, किसी की बेटी को सिर्फ औलाद पैदा करने के लिए लेकर आ रही हो क्या? हमने अपने छोटे बेटे की शादी करनी है, ये हमारा इखलाकी फर्ज है, इसको पूरा कर लेंगे, फिर उसके बाद हम सुरखरू हो जाएंगे, फिर ये जाने और इनकी किस्मत, हम क्या कर सकते हैं। मेरी माँ का यही कहना था कि जिस औरत ने 7 बेटे पैदा किए हैं उनके बेटों की यहाँ एक औलाद नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या है? इन औरतों में ही कोई मसला है, मेरे बेटों में कोई मसला नहीं है। मैं अपने छोटे भाई से भी छोटी थी और इकलौती बहन थी। मेरे भी इस घर में बहुत मजे थे और इस दफा जो भाभी लेकर आए वो बहुत ज्यादा हसीन और खूबसूरत भाभी घर आई और शादी के 1 महीने बाद उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत खराब होने लगी है। उनको डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने कहा कि वो उम्मीद से हैं। बाकी सारे भाइयों और उनकी बीवियों की शक्ल देखने वाली थी। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई कि इसने तो पहले साल में ही आकर खुशखबरी सुना दी और हमारी शादियों को 7 से 8 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ कोई खुशखबरी नहीं है। फिर उन सब ने ये कहना शुरू कर दिया कि शादी से इतनी जल्दी औलाद पैदा हो तो मसला बन जाता है, इसका बच्चा जाया हो जाएगा, औलाद दुनिया में नहीं आएगी क्योंकि ये बहुत कमजोर है, अपना वजन कम करने और हसीन नजर आने का बहुत शौक है इसको, अपने ऊपर ध्यान तो देती नहीं है, ठीक से खाती पीती नहीं है। ये बात मेरी माँ के कानों तक पहुँच गई तो उन्होंने सबको डांटा और कहा कि खुद तो अभी तक औलाद पैदा नहीं कर पाई और अब इस बेचारी के यहाँ औलाद हो रही है तो इस पर नियत लगा रही हो, उसको बातें सुना रही हो। मेरी माँ ने सबकी बेइज्जती की, उनको यहाँ तक भी कहा कि इस घर से निकल जाऊं, अपने मेके में जाके रहूं, जब औलाद हो जाएगी फिर आना। छोटी भाभी के मेके में सिर्फ उनकी माँ ही थी, उनका कोई भाई नहीं था और बाप भी जिंदा नहीं था। भाभी तो इस घर में शहजादियों की तरह रह रही थी, उनकी इतनी खिदमत हो रही थी कि देखने और सुनने में नहीं आ रही थी। सब लोग हैरान भी थे और मैं भी हैरान थी कि इतनी खिदमत तो आज तक मेरी नहीं हुई थी। डॉक्टर ने कहा कि बच्चा बिल्कुल ठीक है और डॉक्टर ने ये भी बताया कि 2 बच्चों की माँ बनने वाली है। तो ये बात सुनकर मेरी
माँ और भी ज्यादा खुश हो गई। फिर मेरी भाभी ने पहले ही साल में 2 जुड़वा बेटे पैदा कर दिए और सारे खानदान की तवज्जो को अपने साथ लगा लिया। और इस खानदान की छोटी बहू होने के बावजूद भी उनकी इज्जत ऐसे होने लगी जैसे वो सबसे बड़ी हो। दूसरे साल भी मेरी छोटी भाभी के यहाँ 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए और बच्चे पैदा होने की खुशी में मेरी माँ ने फिर से बहुत बड़ा जश्न मनाया। इस दफा जब मेहमान चले गए तो मेरी माँ ने सारे खानदान वालों को एक बात बताई, जिसको सुनकर कुछ लोग परेशान हो गए और कहने लगी कि सारी जिंदगी हमें बातें सुनाई हैं, जबकि गलती हमारी नहीं है। मेरी माँ ने अपने सारे बेटों को अपने साथ बिठाया। इस दफा भी मेरी छोटी भाभी ने 2 बेटे ही पैदा किए थे। मुझे मेरी माँ ने कहा कि ये बड़ी पुरानी बात है, जब मेरी शादी को सिर्फ 1 हफ्ता हुआ था, हमारे घर के दरवाजे पर एक फकीर आया था और मेरे शौहर ने उस फकीर को बहुत बुरी तरह डांटा और कहा कि तुम भूखे हो तो हम क्या करें, शादी वाला घर देखकर आ गए हो, कोई भूखा नहीं होता, पैसे मांगने की आदत है तुम्हें। मेरी माँ ने बताया कि मेरे बाबा ने उस फकीर को बहुत बातें सुनाई थी, यहाँ तक कि वो फकीर रोने लगा और उसने कहा कि तेरी नस्ल भी आगे नहीं बढ़ेगी। मैं तो समझी थी कि उसकी बद्दुआ हमें लग जाएगी और हमारे यहाँ औलाद नहीं होगी, लेकिन अल्लाह के करम से करते कराते मैं 7 बेटे और 1 बेटी की माँ बन गई। इस फकीर की बद्दुआ किसी काम की नहीं थी, अल्लाह ने उसकी नहीं सुनी। जबकि बेटों की शादी की तो शायद उस वक्त उसकी बद्दुआ असर कर गई कि बेटों में से 5 बेटों की दफा मेरी किसी भी बहू के घर 6 में औलाद नहीं हुई। चूंकि मेरी नस्ल मेरे बच्चों से ही बढ़नी थी, इसका मतलब कि उसी फकीर की बद्दुआ हमें लग गई। लेकिन कहते हैं कि जब उस तरह की बद्दुआएं दी जाती हैं तो वो किसी नेक इंसान पर उसका असर खत्म हो जाता है। जब बद्दुआ के सामने एक नेक इंसान मुकाबिल आ जाता है तो वो बद्दुआ खत्म हो जाती है। और हमारी छोटी बहू भी ऐसी ही है, क्योंकि उसके कदम पड़ते ही ये बद्दुआ खत्म हो गई और अल्लाह ने 2 सालों में हमको 4 सेहतमंद पोतों से नवाज दिया। मुझे तो लगता है कि अब इस बद्दुआ का साया हमारे खानदान से हट जाएगा और बाकियों के घर भी औलाद पैदा हो जाएगी। ये सब उसी के दम से हुआ है। मेरी माँ ने मेरी छोटी भाभी का हाथ थामा और उसको आंखों से लगा लिया। सब लोग चुपचाप बैठे थे। सब लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि छोटी भाभी को ज्यादा इज्जत मिल रही थी। उनकी माँ भी अक्सर हमारे घर आती तो उनकी माँ की इज्जत भी ऐसे होती थी कि जैसे कोई पीर हमारे घर आ गया हो। जो 10 साल में 5 औरतें मिलके ना कर सकी, वो 2 सालों में उन्होंने अकेले ही कर लिया था। 4 सेहतमंद पोतों की दादी बनकर मेरी माँ का दिल जीत लिया था। मेरी माँ हर अच्छी चीज मेरी छोटी भाभी को देती थी और बाकी भाभियों का दिल जलता था। कभी कभी तो मुझे लगता था कि ये दोनों माँ बेटी सच में इंसान नहीं है। कोई मेरी भाभी की माँ पहले ही कह देती थी कि इस दफा भी जुड़वा बच्चे ही पैदा होंगे, और वो भी दोनों के दोनों बेटे। और फिर ऐसा ही होता था। ठीक है कि अंदाजा कभी कभी लग जाता है, लेकिन हर दफा अंदाजा कैसे लगता है। और एक और बहुत अजीब बात ये थी कि मेरी भाभी की डिलीवरी होती तो वो किसी को भी अंदर ना आने देती थी सिवाय अपनी माँ के, क्योंकि वो ये भी कहती थी कि मेरी माँ कोई डॉक्टर या दाया नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे वक्त में अपने साथ सिर्फ मेरी माँ ही चाहिए। अम्मी भी उनकी बात मान लेती, लेकिन क्योंकि इस वक्त वो अगर कहती कि मुझे चांद भी ला दो तो मेरी माँ किसी तरह चांद भी ले आती और दोनों माँ बेटी के कमरे में जाती। थोड़ी देर के बाद भाभी की चिल्लाने की आवाज आती और फिर 2 बच्चों को गोद में लिए बाहर निकलती। दोनों दफा ऐसा ही हुआ था कि एक दिन तो मैंने अपनी माँ को फोन पर वकील साहब से बात करते हुए सुना तो मैं उनकी बातें सुनकर हैरान रह गई। मेरी माँ वकील से साफ साफ कह रही थी कि हमारा जो प्लॉट पड़ा है उसको बेच के उसी कॉलोनी में एक घर लेना है। मैंने कहा, ये घर किसके लिए ले रही हैं? हमारे खानदान में अलग होना तो बिल्कुल ही बुरा समझा जाता है। इतना बड़ा घर था, इसको छोड़कर किसने कहाँ जाना है? मैंने कहा कि घर किसके लिए ले रही हैं? तब मेरी माँ ने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। उसने कहा, ये घर मैं छोटी बहू की माँ के लिए ले रही हूँ। उनका घर यहाँ से बहुत दूर है, बार बार जाने के लिए तंगी होती है। यहीं पर रहेंगी तो छोटी का दिल भी लगा रहेगा और उनको आने जाने में आसानी होगी। मैंने अपनी माँ से कहा कि आप क्या कर रही हैं? भाभी की माँ के लिए घर ले रही हैं और इस घर को लेने के लिए आप प्लॉट बेच रही हैं। अगर बाकी भाइयों को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे? बड़ी भाभी की माँ भी दूसरे शहर में रहती है और तीसरी नंबर वाली भाभी का मेका तो यहाँ से 20 घंटे दूर है। फिर तो वो भी कहेंगी कि हमारी माँ के लिए भी इसी कॉलोनी में घर लेकर दो। तो फिर आप क्या कहेंगी? तो मेरी माँ ने कहा कि उन्होंने मुझे 4 पोतों की दादी नहीं बनाया है। अगर वो ये करने के लिए तैयार हैं और ऐसा कर जाएं तो फिर मैं उनकी माँ को भी घर लेकर दे दूंगी। मेरी सारी बहू एक बराबर नहीं है, उनमें फर्क है। इन सब के अंदर कोई ना कोई कमी है। मैंने अम्मी को कहा कि अभी कल तो आप कह रही थी कि हमारे खानदान को बद्दुआ लगी हुई है। तो कहने लगी कि फिर ये बद्दुआ कोई और भी तोड़ सकती थी, ना तो ये नेक है और ना ही इस काबिल है।
इनके लिए कभी भी ये नहीं करूंगी। यही मेरी प्यारी बहू है और इसके लिए तो मैं जान की कुर्बानी भी दे सकती हूँ। अभी मेरी छोटी भाभी पर करम और नवाजी की बारिशें हो रही थी कि उन्होंने फिर से ये खबर सुना दी कि वो माँ बनने वाली है। ये खबर उन्होंने पिछली खबर के 4 महीने बाद ही सुना दी थी। सब हैरान थे कि इतनी जल्दी तो डॉक्टर भी मना कर देते हैं कि आप दूसरा बच्चा पैदा ना करें, लेकिन मेरी भाभी पे कोई असर ही नहीं होता था। शायद उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता था, इसलिए खाना उनकी पसंद का बनता था। दूध, दही, चावल, अंडे, गोश्त, अम्मी किसी चीज की कमी नहीं होने देती थी। कहती थी कि 2 बच्चे हैं। इस दफा भी मेरी भाभी की माँ ने कहना शुरू कर दिया कि 2 बच्चे हैं और दोनों बेटे ही होंगे। यहाँ तक कि मेरी भाभी ने चिढ़कर कहा कि ऐसा ना हुआ तो कहने लगी कि तुम मेरा नाम बदल देना अगर ऐसा ना हुआ तो। ऐसा वो कैसे कह सकती थी और फिर किसी को अंदर भी नहीं आने देती थी। मुझे शक पड़ गया और मैंने सोच लिया कि मुझे इस बात को जानना होगा। इस सारे मामले में मेरा भाई बिल्कुल ही खामोश था, वो कुछ भी नहीं बोलता था, वो खुश रहता था। फिर पता चला कि मेरी माँ ने मेरे उसी भाई के नाम जायदाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी लगा दिया है। मैंने अम्मी को कहा कि पहले तो आप सिर्फ भाभी के साथ बुरा कर रही थी, अब तो आप भाइयों के साथ भी बुरा कर रही हैं। ये बात अच्छी नहीं है, वो सब आपके खिलाफ बगावत पर उतर आएंगे। मेरी माँ का कहना था कि बगावत करते हैं तो करें, बगावत का मतलब मेरे लिए ये है कि अपनी अपनी बीवी को लेकर निकल जाएंगे मेरे घर से, मुझे और किसी की जरूरत है ही नहीं। मैंने कहा कि ये जो भाभी डिलीवरी करती हैं तो किसी डॉक्टर को भी अंदर नहीं जाने देती, सिर्फ माँ को अपने पास रखती हैं, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? तो कहने लगी कि ये उसकी मर्जी है। उस वक्त औरत पर आसान नहीं होता, उस वक्त में औरत जो कहे वो मानना पड़ता है। जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें इन चीजों का पता चलेगा, अभी जरूरत से ज्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रखो, बड़ी बड़ी बातें करती हो जबकि तुम घर में सबसे छोटी हो, इसलिए अपनी जुबान बंद रखा करो। फिर एक दिन मैंने भाभी को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना। वो कहने लगी कि हाँ वो चीज तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन जिस चीज का नाम ले रही थी वो हमल में बिल्कुल भी नहीं खाते थे। और दूसरी तरफ फोन पर जो इंसान था उसने भी यही कहा था। तो कहने लगी कि मैं तो हमल से नहीं हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है, वैसे भी कौन सा हमल है। ये अल्फाज सुनकर तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई कि क्या मतलब था इस बात का। लेकिन उनका पेट तो बढ़ रहा था, कहीं वो उस इंसान से मजाक तो नहीं कर रही थी। लेकिन ये किस किस्म का मजाक था? मेरे दिल में शक आ चुका था और शक को निकालने के लिए कुछ करना था। मेरी भाभी की माँ भी तो सारा कुछ दोनों हाथों से लूट रही थी, घर भी उसने मेरी माँ से ले लिया, अब गाड़ी की बात भी चल रही थी। मेरी भाभी ये बात माँ से प्यार मोहब्बत में कहती और मेरी माँ फौरन ये बात पूरी कर देती थी। इतने बड़े घर को चलाने के लिए उनके पास कोई भी नहीं था। मुझे तो लगता था उनका खर्चा और बिजली का बिल भी मेरी माँ ही दे रही थी। मेरे बाकी भाइयों के यहाँ औलाद नहीं थी तो उनमें उनका क्या कसूर था? लेकिन फिर जिस तरह मेरी माँ छोटी भाभी के साथ मिलकर उनका दिल जलाती थी, ये बहुत गलत बात थी। मैंने अपनी भाभी को उनके कमरे में रोते हुए देखा, उनकी आंखें सूजी हुई थी, उनकी जिंदगी अजाब हो गई थी। मैंने सोच लिया मुझे क्या करना है। जैसे ही डिलीवरी का दिन नजदीक आया, मेरे दिमाग में एक प्लान बन रहा था। ये कोई आसान काम नहीं था, पर मुझे करके ही रहना था। मेरी वो भाभी किसी को भी उस कमरे में नहीं जाने देती थी जहाँ पर डिलीवरी होती थी। डिलीवरी का सारा सामान और बच्चे के कपड़े पहले ही मंगा लेती थी। इस बार भी उनका टाइम जल्दी आ गया और मैं पहले से ही उस कमरे के अंदर छुप गई। घर में इतनी रौनक थी कि मेरी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया कि मैं कहाँ पर हूँ। उन्होंने कहा कि दुआ करें खैर का वक्त गुजर जाए। मैं कमरे में ही थी, लेकिन उन लोगों को पता नहीं था। कमरे में मेरी भाभी बेड पर बैठी थी और दर्द से कराह रही थी। लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, वहां पर कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। मेरी भाभी अचानक से बिल्कुल नॉर्मल हो गई। मेरी भाभी की माँ कहने लगी कि तुम तो ओवर एक्टिंग करना शुरू हो गई हो। कहने लगी कि ऐसी हालत में ओवर एक्टिंग ही होती है और मैं क्या करूं। थोड़ी देर के बाद मेरी भाभी ने नकली पेट उतार कर एक तरफ रख दिया और सुख का सांस लेते हुए बोली कि बस अब बहुत है और ड्रामा नहीं कर सकती। लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो बच्चे कहाँ से आ रहे थे। थोड़ी देर के बाद खिड़की पर दस्तक हुई और एक औरत ने 2 बच्चे अंदर पहुंचा दिए। मेरी भाभी की माँ उन बच्चों को कपड़े पहनाने लगी और भाभी को इशारा किया कि नकली नकली चीखें मारो। मेरी भाभी भी यही करने लगी। ये सब देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई और मैं वहीं बेहोश हो गई। बाद में मुझे कमरे से निकाला गया। आंख खुली तो मेरी माँ मेरे सरहाने बैठी थी। कहने लगी कि तुम शादीशुदा नहीं हो, उस कमरे में क्या करने गई थी? ऐसा मंजर देखकर तो तुमने बेहोश ही होना था। लेकिन मैंने कहा कि मैंने ऐसा मंजर कुछ नहीं देखा, बल्कि जो मैंने देखा है
वो आपको बताऊंगी तो आप हैरान रह जाएंगी। मैंने उनको सारी बात बता दी और सबके सामने ये बात कर दी, तो मुझे झूठा साबित करने के लिए मेरी भाभी रोने लगी। माँ ने कहा, इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है, आप खुद 9 महीने से अपनी बहू को देख रही हैं, क्या ये उम्मीद से नहीं है? लेकिन अम्मी ने कहा कि किसी ने भी भाभी का कभी पेट नहीं देखा, कोई भी उनके साथ कभी हॉस्पिटल नहीं गया और बच्चों की पैदाइश के वक्त भी वहाँ कोई मौजूद नहीं था। आप लोग झूठ बोल रही हैं और मैं अपनी आंखों से सब कुछ देख चुकी हूँ। मेरी एक भाभी मेडिकल की स्टूडेंट रह चुकी थी। उसने कहा कि बच्चों का डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं। ऐसे ही किया गया और उसके बाद वही हुआ जिसका डर था। टेस्ट हुआ तो किसी बच्चे का भी खून ना तो मेरे भाई से मिलता था और ना ही मेरी माँ से। पता चला कि दरअसल ये सारे बच्चे गोद लिए हुए थे और मेरी भाभी की माँ मेरी भाभी के कदम मजबूत करने के लिए ये सब कर रही थी। सारे अपना सर पकड़कर बैठ गए। मेरी अम्मी जान बच्चों को अपना समझती थी, वो उनके पोते नहीं थे और मेरा भाई जिन बच्चों को अपनी औलाद समझता था वो उसकी औलाद नहीं थे। मेरी भाभी को मेरा भाई वहीं पर तलाक देने लगा था, लेकिन मेरी माँ ने उसे रोक लिया कि पहले इस मामले को सुलझाने दो। वो बच्चे हमारे खानदान में ही थे। इस बात को 2 साल गुजर गए थे। अब उन बच्चों को हम वैसे भी खुद से दूर करने का सोच भी नहीं सकते थे क्योंकि हमें उनसे प्यार हो गया था। अम्मी के लिए तो वही हमारे पोते और भतीजे भी थे। तो मेरी अम्मी ने एक तारीखी फैसला किया। अम्मी ने कहा कि ये बच्चे मैं अपनी 6 बहुओं में बांट दूंगी, सबको एक बच्चा दूंगी ताकि उनको औलाद मिल जाए। और मेरे भाई से कहा कि तुमने सब कुछ जानने के बावजूद भी उस लड़की को अपनी जिंदगी में रखना है तो रखो, लेकिन ये इस घर में नहीं रहेगी। अम्मी ने कहा कि ये सारे बच्चे हमारे खानदान के बच्चे ही कहलाएंगे क्योंकि इस सारे अमल में बच्चों का कोई कसूर नहीं है। मुझे मेरी माँ पर फख्र था, उसने बहुत अच्छा फैसला किया। मेरे भाई ने कहा कि मैं भी उसके साथ नहीं रहना चाहता जो धोखेबाज है। उसने मेरी भाभी को तलाक दे दी और उनसे घर और गाड़ी वगैरह भी वापस ले लिया। भाभी का कहना था कि मुझे माफ कर दिया जाए, ये सब मेरी माँ का किया धरा था। लेकिन अम्मी ने कहा कि तुमने अपनी माँ की बात क्यों सुनी, तुमने अपने घर को खुद बर्बाद किया। इसका मतलब कि हमारे खानदान को अभी तक बद्दुआ लगी हुई थी क्योंकि उस भाभी के बारे में ये भी पता चला कि ये बांझ है और कभी बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसने ये सब कुछ किया था। मेरी माँ ने दिन रात दुआएं करना शुरू कर दी। सब ने अल्लाह से माफ़ी मांगी। बच्चों को पाकर सब बहुत खुश थे। घर की रौनक घर में ही रह गई थी, लेकिन फिर भी हम सब ने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी। और फिर सबसे बड़ी भाभी ने यह खबर सुनाई कि वो माँ बनने वाली है। हमारे घर में ईद का सा माहौल था। सबसे ज़्यादा मैं खुश थी। उसके बाद हमारी एक और भाभी के यहाँ भी औलाद हो गई। हमारे घर में बच्चों के शोर से रौनक लगी और बहुत ही अच्छा माहौल बन गया और सारे एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगे। छोटे भाई को अभी भी कहते हैं कि दोबारा शादी कर लो, लेकिन वो कहता है कि अभी मेरा दिल नहीं करता। जब मैं ज़हनी तौर पर तैयार हो जाऊंगा तो मैं आप सबको बता दूंगा। अल्लाह का शुक्र है कि हम सब हंसी खुशी रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।